वसीम ने इमामा को दूर से ही लॉन में बैठे देख लिया। वो कानों पर हेडफोन लगाए वॉकमैन पर कुछ सुन रही थी। वसीम दबे कदमों इसकी पुश्त की जानिब से इसके अकब में गया और इसके पास जाकर इसने एकदम इमामा के कानों से हेडफोन के तार खींच लिए। इमामा ने बर्क रफ्तारी से वॉकमैन का स्टॉप का बटन दबा दिया था। क्या सुना जा रहा है? अकेले बैठे, वसीम ने बुलंद आवाज़ में कहते हुए हेडफोन को अपने कानों में ठूंस लिया, मगर तब तक इमामा कैसेट बंद कर चुकी थी। कुर्सी से उठकर खड़े होकर इसने हेडफोन को अपनी तरफ खींचते हुए वसीम से कहा, बदतमीजी की भी कोई हद होती है वसीम, बिहेव योरसेल्फ। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वसीम ने हेडफोन के सरों को नहीं छोड़ा। इमामा के गुस्से का इस पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं सुनना चाहता हूँ, तुम क्या सुन रही थी? इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? कैसेट को ऑन करो। इमामा ने कुछ झंझलाते हुए हेडफोन को वॉकमैन से अलग कर दिया। मैं तुम्हारे सुनने के लिए वॉकमैन लेकर यहाँ नहीं बैठी। दफ़ा हो जाओ हेडफोन लेकर। एक बार फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इसने वॉकमैन को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथ में जकड़ा हुआ था। वसीम को लगा जैसे वो कुछ घबराई हुई है, मगर वो घबराएगी क्यों? वसीम ने सोचा और इस ख्याल को जहन से झटकते हुए सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हेडफोन को इसने मेज़ पर रख दिया। ए लो, अपना गुस्सा ख़त्म करो, वापस कर रहा हूँ मैं, तुम सुनो जो भी सुन रही हो। इसने बड़े सुलहजहान अंदाज में हाथ उठाते हुए कहा, नहीं, अब मुझे नहीं सुनना कुछ, तुम हेडफोन रखो अपने पास। इमामा ने हेडफोन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। वैसे तुम सुन क्या रही थी? क्या सुना जा सकता है? इमामा ने इसी के अंदाज में कहा। गज़लें सुन रही होगी, वसीम ने ख्याल जाहिर किया। तुम्हें पता है वसीम, तुम में बहुत सारी आदतें बूढ़ी औरतों वाली हैं। मसलन बाल की खाल उतारना और दूसरी की जासूसी करते फिर शर्मिंदा भी न होना। और तुम्हें पता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता कितनी खुदगर्ज होती जा रही हो। वसीम ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा। इमामा ने इसकी बात पर बुरा नहीं माना। अच्छा, तुम्हें पता चल गया कि मैं खुदगर्ज हूँ। इस बार इसने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि तुम जितनी बेवकूफ़ हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि नतीजा अक्स कर लोगे। तुम अगर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो तो मत करो, मैं शर्मिंदा नहीं हूँगा। वसीम ने ढटाई का मुजाहिरा करते हुए कहा, फिर भी ऐसे कामों की कोशिश तो हर एक पर फ़र्ज होती है। आज तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। वसीम ने इसे गौर से देखते हुए कहा, हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। चलो अच्छा है, वो चुप शाह का रोज़ा तो तोड़ दिया है तूने, तो इस्लामाबाद आने पर तुम रख लेती हो। इमामा ने गौर से वसीम को देखा। कौन सा चुप शाह का रोज़ा? तुम जब से लाहौर गई हो खासी बदल गई हो। मुझ पर स्टडीज़ का बहुत बोझ होता है। सब पर होता है इमामा, मगर कोई भी स्टडीज़ का इतना सर पर सवार नहीं करता। वसीम ने इसकी बात करते हुए कहा, छोड़ो इस फजूल बहस को, ये बताओ तुम आजकल क्या कर रहे हो? ऐश वो इसी तरह कुर्सी जलाता रहा। ये तो तुम पूरा साल ही करते हो। मैं आजकल की ख़ास मसरूफियत का पूछ रही हूँ। आजकल तो बस दोस्तों के साथ फिर रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि पेपर्स के बाद मेरी मसरूफियत क्या होती हैं। सब कुछ भूलती जा रही हो तुम। वसीम ने अफसोस भरी नज़रों से कहा। मैंने इस उम्मीद में सवाल किया था कि शायद इस साल तुम में कोई बेहतरी आ जाए, मगर नहीं। मैंने बेकार सवाल किया, इमामा ने इसके तबसरे के जवाब में कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, तुम नहीं, इसलिए अब अपनी मलामती तकरीर ख़त्म कर दो। वसीम ने इसे कुछ जताते हुए कहा। ये साथ वालों के लड़के से ताल्लुकात का क्या हाल है? इमामा को अचानक याद आया। चूचू से बस कुछ अजीब सी ताल्लुकात हैं। वसीम ने कंधे उचकाते हुए कहा, बड़ा अजीब सा बंदा है। मूड अच्छा है तो दूसरे को 7वें आसमान पर बिठा देगा, मूड ख़राब है तो सीधा गटर में पहुंचा देगा। तुम्हारे ज़्यादातर दोस्त इसी तरह के। इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। कुंदहम जिन्स बाहम जिन्स परवाज नहीं। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। कम अज़ कम मेरी आदतें और हरकतें चूचू जैसी तो नहीं है। वो तो बाहर जाने वाला था ना? इमामा को अचानक याद आया। हाँ, जाना तो था, मगर पता नहीं, मेरा ख्याल है इसके पेरेंट्स नहीं भिजवा रहे हैं। हुलिया बड़ा अजीब सा होता है इसका। मुझे बाज़ दफ़ा लगता है पैसों के किसी कबीले से किसी न किसी तरह इसका ताल्लुक हो गया, आइंदा हो जाएगा। तुमने देखा इसे? कल मैं बाहर से आ रही तो देखा था, वो भी इसी वक्त बाहर निकल रहा था। कोई लड़की भी थी साहब। लड़की? जीन्स वगैरह पहनी हुई थी इसने। वसीम ने अचानक दिलचस्पी लेते हुए कहा, हाँ, मशरूम कट बालों वाली, फेयर सी। अरसा? वसीम चिटकी बजाते मुस्कुराए। इसकी गर्लफ्रेंड है। पिछली दफ़ा तो तुम किसी और का नाम ले रहे थे। इमामा ने इसे घूरा। पिछली दफ़ा कब? वसीम सोच में पड़ गया।
7-8 माह पहले शायद तुमसे इसकी गर्लफ्रेंड की बात हुई थी। हाँ, तब शेबा थी। अब पता नहीं वो कहाँ है। इस बार तो गाड़ी के पिछले शीशे पर इसने अपने मोबाइल का नंबर भी पेंट करवाया हुआ था। इमामा एक मोबाइल नंबर दोहराते हुए हंसी। तुम्हें याद है? वसीम भी हंसा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा मोबाइल नंबर कहीं लिखा देखा था, और वो भी गाड़ी के शीशे पर, इसके नाम के साथ। याद तो होना ही था। इमामा फिर हंसी। मैं तो खुद सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी के शीशे पर मोबाइल नंबर लिखवाने का। वसीम ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। कौन से मोबाइल का? वो जो तुमने अभी ख़रीदा भी नहीं। इमामा ने वसीम का मजाक उड़ाया। मैं ख़रीद रहा हूँ इस्मा। बाबा से जूते खाने के लिए तैयार रहना। अगर तुमने मोबाइल के नंबर को गाड़ी के शीशे पर लिखवाया, सबसे पहला फ़ोन इनका ही आएगा। बस इसलिए हर बार मैं रुक जाता हूँ। वसीम ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है। बाबा से हड्डियाँ तड़वाने से बेहतर है कि बंदा अपने जज्बात पर कुछ काबू रखे, और तुम्हारे लिए तो खतरात वैसे भी ज़्यादा हैं। समिया को पता चला ना अगर इस किस्म के किसी मोबाइल फ़ोन का, तो वसीम ने इसकी बात काट दी। तो क्या करेगी वो? मैं इससे डरता नहीं। मैं जानती हूँ तुम इससे डरते नहीं हो, मगर 6 भाइयों की अकलौती बहन से मंगनी करने से पहले तुम्हें तमाम नफ़ा नुकसान पर गौर कर लेना चाहिए था, जिनका सामना तुम्हें किसी ऐसी वैसी हरकत के बाद हो सकता है। इमामा ने एक बार फिर इसकी मंगेतर का हवाला देते हुए इसका मजाक उड़ाया। अब क्या किया जा सकता है? बस मेरे मुकद्दर में था सब कुछ। वसीम ने एक मस्ती भरते हुए कहा। मुझे कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मेरे किसी काम नहीं आ सकेगा। कम अज़ कम जहाँ तक गर्लफ्रेंड की तलाश का सवाल है। एक बार फिर कुर्सी चलाने लगा। देर से ही सी, मगर बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। इमामा ने हाथ बढ़ाकर मेज से हेडफोन उठाते हुए कहा। वैसे तुम सुन क्या रही थी? वसीम को इसे हेडफोन उठाते देखकर फिर याद आया। वैसे ही कुछ खास नहीं था। इमामा ने उठते हुए इसे जैसे टाला। आप लाहौर जा रहे हैं तो वापसी पर इमामा के हॉस्टल चले जाएं। एक कुछ कपड़े इसके दर्जी से लेकर आए, आप इसे दे आए। सलमा ने हाशिम से कहा। भाई, मैं बड़ा मसरूफ़ रहूँगा लाहौर में, कहाँ आता जाता फिरूँगा इसके हॉस्टल। हाशिम को कदर तामल हुआ। आप ड्राइवर को साथ लेकर जा रहे हैं, खुद नहीं जा सकते तो इसे भेज दीजिएगा, वो दे आएगा ये पैकेट। सीज़न ख़त्म हो रहा है, फिर ये कपड़े इसी तरह पड़े रहेंगे। इसका तो पता नहीं अब कब आए। सलमा ने लंबी चौड़ी वजाहत की। अच्छा ठीक है, मैं ले जाता हूँ, फुर्सत मिले तो खुद दे आऊँगा, वरना ड्राइवर के हाथ भिजवा दूँगा। हाशिम रजामंद हो गए। लाहौर में उन्होंने खासा मसरूफ़ दिन गुजारा। शाम 5 बजे के करीब उन्हें कुछ फुर्सत मिली, और तब उन्हें इस पैकेट का भी ख्याल आ गया। ड्राइवर को पैकेट ले जाने के कहने के बजाय वो खुद इमामा के हॉस्टल चले आए। इसके एडमिशन के बाद आज पहली बार वो वहाँ आए थे। गेट कीपर के हाथ उन्होंने इमामा के लिए पैगाम भिजवा दिया और खुद इंतज़ार करने लगे। इनका ख्याल था कि वो जल्दी आ जाएगी, मगर ऐसा न हुआ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो अब कुछ बेजार होने लगे। इससे पहले कि वो अंदर दोबारा पैगाम भिजवाते, उन्हें गेट कीपर एक लड़की के साथ आता दिखाई दिया। कुछ करीब आने पर उन्होंने उस लड़की को पहचान लिया। वो जवेरिया थी, इमामा की बचपन की दोस्त, और इसका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से ही था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जवेरिया ने पास आकर कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं इमामा के कुछ कपड़े देने आया था, लाहौर आ रहा था तो इसकी अम्मी ने पैकेट दे दिया। अब यहाँ बैठे मुझे घंटा हो गया, मगर इन्होंने इससे बुलाया नहीं। हाशिम के लहजे में शिकवा था। अंकल, इमामा मार्केट गई है कुछ दोस्तों के साथ, अब ये पैकेट मुझे दे दे, मैं खुद इसे दे दूँगी। ठीक है, तुम रख लो। हाशिम ने पैकेट जवेरिया की तरफ बढ़ा दिया। रस्मी अलग सलग के बाद वापस मुड़ गए। जवेरिया भी पैकेट पकड़कर हॉस्टल की तरफ चली गई, मगर अब इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कोई भी इस वक्त इसके चेहरे पर परेशानी को वाज़ेह तौर पर भांप सकता था। हॉस्टल के अंदर आते ही वार्डन से इसका सामना हो गया, जो सामने ही खड़ी थी। जवेरिया के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। बात हुई तुम्हारे इसके वालिद से? वार्डन इसे देखते इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। जी, बात हुई। परेशानी वाला कोई मसला नहीं है, इस्लामाबाद में अपने घर पर ही है।